जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का इतिहास पाठ 6 महाजनपद की ओर। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हों तो हमारे इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आप जानते हैं कि आपका जनपद यानी जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है, कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। जन से जनपद। वैदिक काल में किसी कुल जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। अब महाजनपद। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 में राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र यानी इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित नीचे दिया है। राजतंत्र यानी इन सब जनपदों में ये जो 14 महाजनपद है इनमें राजतंत्र था, यानी कि इन सब जनपदों में राजा का शासन चलता था। पहला है अंग। आप महाभारत में देखे होंगे दुर्योधन द्वारा कर्ण को अंग देश का राजा बनाया गया था, तो वही अंग देश है। फिलहाल में इज कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में उन राज्यों का नाम क्या चेंज हुआ है, उन महाजनपदों का नाम चेंज कर कर क्या रखा गया है उसके बारे में भी जानेंगे। लिखा है इधर है महाजनपद, इधर वर्तमान में स्थिति। अंग है मुंगेर एवं भागलपुर जिला। दूसरा है मगध, पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग में स्थित है इस समय मगध। काशी है, काशी का नाम वाराणसी हो गया है। चौथा है कोसल, इस समय कोसल का नाम फैजाबाद, गोंडा, बहराइच हो गया है। मतलब जो कोसल है फैजाबाद में स्थित है और गोंडा जो जिला है उसमें भी है, बहराइच जो जिला है उसमें, यानी कि कोसल जो राज्य था अब 3 जिलों में बंट चुका है। पहला है फैजाबाद, दूसरा है गोंडा, तीसरा है बहराइच। और इसी प्रकार है वत्स, 5वां वत्स, इसका नाम प्रयागराज मिर्ज़ापुर है। प्रयागराज में बट गया है, मिर्ज़ापुर में है। जो वर्ष राज्य महाजनपद था इस समय प्रयागराज मिर्ज़ापुर में बट चुका है। चेंडी आधुनिक बुंदेलखंड। कुरु देखिए महाभारत में कुरु दुर्योधन और पांडव जो थे ये लोग कुरु क्षेत्र में युद्ध लड़े थे महाभारत का। आधुनिक समय में हरियाणा एवं दिल्ली में स्थित है कुरु राज्य यानी महाजनपद। आगे पांचाल, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र में स्थित है। सुरसेन, ब्रिजमंदल, मथुरा, मत्स्य, अलवर, भरतपुर, जयपुर, अवंती, आधुनिक मालवा,
अस्यमक नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग। गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। काहे कि दोस्तों देखिए, उस समय जब महाजनपद था, भारत पाकिस्तान सब एक में था, परंतु अब बट चुका है। तो गांधार जो महाजनपद था इस समय पाकिस्तान में चला गया है। मतलब जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तो कुछ जो महाजनपद भारत में है और गांधार और कंबोज जो है पाकिस्तान में चला गया है। गांधार पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र में स्थित है इस समय। और इसी प्रकार कंबोज पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला में स्थित है। पाकिस्तान में एक हजारा जिला है, उसी में कंबोज जो राज्य था उसमें स्थित है। आगे गणतंत्र। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। देखिए, बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद थे, उनमें से 14 महाजनपद में तो राजा का शासन रहल, परंतु ये 2 महाजनपद जन हो वज्जी मल एमन गणतांत्रिक शासन चलता था। यानी राजा का शासन न होकर राजा को, मतलब जो राजा होता था उसको चुना जाता था। मतलब वंशानुगत राजा नहीं होता था, राजा को चुनाव होता था। जिसे आज के समय में मतदान के माध्यम से चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से जो जीतता है वही शासन करता है। तो वैसे ही पहले के समय में वज्जी मल जो महाजनपद थे, वज्जी मल, इन महाजनपदों में राजा का शासन जन द्वारा होता था। मतलब जन द्वारा चुना जाता था, जो चुनाव में जीता उसी का शासन चलता था, वही राजा होता था। ये बढ़िया सिस्टम है। वंशानुगत में अगर राजा खराब रहेगा, दुष्ट किस्म का रहेगा, तब पर भी उसका शासन, अगर जैसा भी क्रूर शासक रहेगा तब पर भी उसका बात मानना ही होगा। परंतु और संघ द्वारा अगर होगा तो अगर खराब राजा रहेगा तो अगले दफे चुनाव में उसे नहीं जिताया जाएगा, दूसरे राजा को, अच्छे राजा को जिताया जाएगा, उसका शासन होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। वज्जी मल जो महाजनपद है, इन जनपदों में बहुत अच्छा शासन चलता था पहले के समय में। इस समय वज्जी बिहार के गंगा नदी के उत्तर में स्थित है और मल देवरिया, कुशीनगर, बास्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र में स्थित है। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व था। यह संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। ये 16 महाजनपद जो थे, इनमें मगध, कोसल, वत्स, अवंती, इन सब महाजनपद अत्यंत शक्तिशाली रहले। मतलब 16 महाजनपद में मगध, कोसल, वत्स, अवंती, ये 4 महाजनपद अधिक शक्तिशाली थे। और इन चारों में सबसे शक्तिशाली मगध था। अतः ये अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध, अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन चारों महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध था, उसके बाद अवंती था, फिर कोसल था, फिर वत्स था। देखिए, सबसे शक्तिशाली राज्य जो था मगध था, यह साम्राज्य था। फिर उसके बाद अवंती था, फिर कोसल था, राजा राम कोसल के राजा थे, फिर वत्स था। प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था।
उसका प्रमुख कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए थे। अगर शासन के कार्य है उसमें कुछ अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे, जरूरी भी है। अकेले राजा तो पूरा देश को चला नहीं पाएगा, तो अधिकारी कुछ थे, कर्मचारी थे। कर लेना है, टैक्स, ये सब तो कर्मचारी रहेंगे, अधिकारी रहेंगे तो ही सब लेंगे ना। आगे, राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। अगर पहले वाले वीडियो में जो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, परंतु अब रुपया पैसा का लेन देन होने लगा, यानी रुपए और पैसे का प्रचलन आ चुका था इस समय तक, 6ठी शताब्दी के बाद। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। फिर बने शहर। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे एक कुशल शिल्प एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्यक्त हो गई। मगध साम्राज्य। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। जो छोटा छोटा राज्य थे मन एकता का अभाव था, मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था हमेशा। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसा ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, और जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए
अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। आखिरी तक मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। अब साम्राज्य किसे कहते हैं, नीचे देखते हैं। साम्राज्य, जब राजा अपने राज्य की सीमा अत्यधिक विस्तार कर लेता है तो उसके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेता था तो उसके राज्य को साम्राज्य कहा जाता था। आगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। इनका शासन काल लगभग 200 वर्षों तक रहा। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासन काल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल यानी बड़ी सेना थी, जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन गया। आगे, सिकंदर और पुरु में युद्ध। सिकंदर और पुरु में युद्ध। तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दे दिया। ये जो तक्षशिला का शासक था आम्भिक, यह एकदम बकलोल था। ससुराला जब सिकंदर भारत में आया तो इस आम्भिक ने सिकंदर की सेना को देखा और एकदम घबरा गया, और उसके बाद सिकंदर के पास गया कुछ भेंट ये सब लेकर, और सिकंदर को दिया। बोला कि महाराज, आप अपने छत्र छाया में हमको भी रख लीजिए और भारत में आप युद्ध करिए, हम आपके साथ हैं। हम आपको यह आमंत्रण देते हैं कि आप भारत में युद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी होगा तो हमारी सेना आपके साथ है। जबकि यह एक भारतीय राजा था, परंतु विदेशी शासक मैसेडोनिया का शासक सिकंदर को ऐसे कहा, और उसके बाद सिकंदर के शरण में चला गया। तो फिर सिकंदर ने कहा चलो ठीक है। ओकरा को तो यही चाहिए था ही सिकंदर को, कैसे ही भारतीय राजा हमसे मिलते रहें। भारतीय राजा अगर युद्ध हमको सहयोग करेंगे तो हमको युद्ध करने में तो बहुत आसानी होगा। उसके बाद सिकंदर कह के चला आया। फिर उसके बाद एक राज्य था पुरु का राज्य झेलम और रावी नदियों के बीच में था। सिकंदर से युद्ध की खबर सुनकर पुरु ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। देखिए, यह एक महान शासक था पुरु। जब इसने सुना कि सिकंदर हमसे युद्ध करेगा, भारत आ गया है, झेलम नदी के पास पहुंचने ही वाला है और युद्ध करेगा, तो पुरु ये सब समाचार जब सुना तब ने सेना को तैयार किया युद्ध के लिए। और क्या बोला पुरु ने? बोला, मैं सिकंदर को अपने क्षेत्र का एक भी टुकड़ा जीतने नहीं दूंगा। यह पुरु ने बोला। फिर सिकंदर और पुरु की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। पुरु की सेना ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। सिकंदर की सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु के घायल हाथियों ने भगदड़ मचा दी। सिकंदर के सेना ने पुरु के किले को बहुत नुकसान पहुंचाया और पुरु की जो घायल हाथियां थीं भगदड़ मचा दी। देखिए, अगर युद्ध में हाथी है, अगर हाथी से युद्ध हो रहा है तो अगर हाथियों घायल हो जाएंगी तो पागलों के जैसा बहुत भगदड़ मचाएंगी, अंध बंद तोड़ फोड़ करेंगी, लोगों को कुचल देंगी, ऐसा करती हैं। जिससे हाथियों को जब घाव लग जाता है तो पागलों जैसा व्यवहार करने लगती हैं। तो वही हुआ, पुरु की सेना की कुछ घायल हाथियों ने
भगदड़ मचा दी, यही सब है। आगे, इस युद्ध में पुरु की सेना को काफी क्षति हुई, वह पुरु स्वयं भी घायल हो गया। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया। सिकंदर बोला, पुरु तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पुरु ने बोला, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। फिर सिकंदर ने बोला, पुरु क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? फिर पुरु ने बोला, सिकंदर भले ही मैं यह युद्ध हार गया हूँ, पर मैंने एक अच्छा मित्र पा लिया है। पुरु के उत्तर से सिकंदर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने पुरु का राज्य लौटा दिया। विरोधियों से भी क्या सीखा जा सकता है? हम लोग सिकंदर के युद्ध के बारे में तो जाना, परंतु उसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं कि सिकंदर कहाँ से बिलोंग करता था, एकरा घर कहाँ पर था, कहाँ से बिलोंग करता था, इसके बारे में जानेंगे। आगे नीचे आइए देखते हैं। उन दिनों यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसेडोनिया नाम का एक राज्य था। उन दिनों यूरोप महाद्वीप पर, जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में इंडिया से बिलोंग करते हैं, इसी प्रकार उस समय यूरोप महाद्वीप से वो बिलोंग करता था। यूरोप महाद्वीप के यूनान देश में मैसेडोनिया नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा सिकंदर था। सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया जीतने के इरादे से चला था। सोचिए, देखिए, सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर पूरा दुनिया जीतने के इरादे से चला था। ये जो सिकंदर है, यही है सिकंदर। यही यूरोप महाद्वीप के यूनान देश के मैसेडोनिया नाम के राज्य से बिलोंग करता था। पूरे दुनिया को जीतने के इरादे से चला था। आगे देखते हैं। वह पारसिक हकमनी साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्य को हराया। इसमें से एक राज्य था पुरु, जिसकी कहानी आप चित्रकथा के रूप में आपने पढ़ी। ये जो ऊपर हम लोग पढ़े पुरु की कहानी, ये भी एक छोटा राज्य था। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अब तक सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी, क्योंकि जहाँ से इस मैसेडोनिया से चला तो सामने जो भी राज्य आया सबको जीतते जीतते भारत तक पहुँचा। फिर उसके बाद अब मगध की सेना, मगध में भी सेना बहुत अधिक विशाल राज्य था। तो मगध की सेना के बारे में जब इसकी सेनाओं ने सुना तो लड़ने से इनकार कर दिया। काहे कि ये सब थक चुके थे ना। कभी किसी वीडियो में हम सिकंदर के हर एक युद्धों के बारे में बताएंगे। लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा धनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और मैसेडोनिया लौट गए। काहे कि मगध में भी सेना बहुत थी, मगध भी एक शक्तिशाली साम्राज्य हो चुका था। तो जब मगध से युद्ध की खबरें जब उकर सेना सिकंदर का सुना तो लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैसेडोनिया चला गया। किसी वीडियो में हम सिकंदर के हर एक युद्धों के बारे में बताएंगे। आगे, सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। राजनैतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। जैसे सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि
निर्धारण में सहायता मिलती है, जिसे जिसे दिनांक कहते हैं, डेट। जब सिकंदर युद्ध किया 326 ईसा पूर्व में भारत में युद्ध किया था, इससे भारतीय तिथि की जानकारी होती है। 326 ईसा पूर्व में युद्ध किया था, इसे डेट का निर्धारण होता है, यानी तिथि, जिसे दिनांक बोलते हैं हिंदी में। आगे, सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वारा यूनानी संपर्क और प्रभाव के लिए खोल दिया। इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। भारतीय शिल्पकार और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई देता है। आगे मगध के कुछ राज्यों के वंश के बारे में बताया है, इसे भी देखते हैं। पहला है हर्यक वंश, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। इसका शासन चला था, यानी कि 132 वर्षों तक यह शासन किया था। 132 वर्ष तक। उसके बाद शिशु नाग वंश, 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक यह राज्य किया था, शासन, यानी कि 68 वर्ष तक। उसके बाद नंद वंश, यह 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक शासन किया था, यानी कि 21 वर्ष। नंदवंश ने 21 वर्ष तक शासन किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।